हाँ जी, तो फटाफट से बजट पे चर्चा कर लेते हैं। दो तीन डिस्क्लेमर मैं आपको पहले दे देता हूं। आज की जो चर्चा होगी बजट पे वो डिटेल्ड में नहीं होगी। जो सेक्टर वाइज जो चीज है ना बजट वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन में क्या हुआ, हेल्थ में क्या हुआ, एमएसएमईज के लिए क्या हुआ, ये अपन जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेंगे ना यूट्यूब पे, उनमें अपन अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है ना, 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा अभी। तो फिर आज हम क्या करेंगे, आज हम ओवरव्यू लेंगे बजट का, कितना पैसा कहां से आ रहा है, कितना पैसा कहां जा रहा है, और जो बजट की जो टर्म्स होती है, फॉर एग्जाम्पल रीट्स के बारे में आया है, ठीक है, इनविट्स के बारे में आया है, ट्रेड्स के बारे में एमएसएमई में आया है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में आया है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू बता दूंगा। उससे क्या होगा कि यदि आप खुद से भी बजट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको इन चीजों में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। जैसे आया है कि भाई ट्रेड्स को जेईएम के साथ, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ लिंक कर दिया गया है। तो भाई ये लिंक कैसे करते हैं, ट्रेड्स है क्या, ये ट्रेड्स रिसीवेबल क्या होते हैं, ट्रेड्स डिस्काउंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन अच्छे से देखेंगे। इनवाइट्स का क्या रोल होता है, रीट्स का क्या रोल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे हेल्प कर देंगे ये, तो ये मोटा मोटा अपन देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत यहां से होती है भाई, ये जो बजट टर्म है ये आया इस टर्म से, बुगेट। बुगेट एक फ्रेंच वर्ड है। बुगेट का मतलब होता है लेदर बैग, इसमें पैसे रखते थे वो लोग, पर्स की तरह, वॉलेट की तरह। ये तो 2017 तक हम इसी लेदर बैग में ही बजट को प्रेजेंट करते थे। फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई और बीजेपी गवर्नमेंट में 2017 में निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसको लाल जो बही खाता होता है ना अपना, उससे रिप्लेस कर दिया गया। तो अब देखा जाए तो बुगेट टर्म का बजट से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे ये आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बजट द रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द यूनियन बजट, 2017-18 वाला जो है ना। तो वैसे ही पूछा जा सकता है कि कब इस तरीके से रिप्लेस किया गया, कब प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को अलग किया गया, ऐसे बहुत सारी चीजें ना रेलवे बजट का है, तो वैसे आ सकता है कभी कभी। अब आज की उस पे चलते हैं, बजट वाले सेशन पे चलते हैं। जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो आए और उन्होंने सबसे जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो ये दिया कि आज बहुत पवित्र दिन है, आज माघ पूर्णिमा का दिन है और संत रविदास या रैदास जिनको हम बोल सकते हैं, 15वीं सेंचुरी के जो संत रहे यूपी बनारस में, इनकी जयंती भी है। अब सोचो आप कितना ब्यूटीफुल है अपना देश की। एक तरफ हम माघ पूर्णिमा पे बोलते हैं कि जब हम दान देते हैं ना माघ पूर्णिमा को, तो उसका 32 गुना फल मिलता है। तो आप अभी मैं फोन पे नंबर लिखूंगा अपने, आप दान दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। एक तरफ हम बोलते हैं कि आज के दिन यदि गंगा में स्नान किया जाए तो उसका पुण्य 32 गुना ज्यादा मिलता है, इसीलिए तो प्रयागराज में लोग बहुत नहाने जा रहे हैं आज। दूसरी तरफ हमारी जो भक्ति सेंट है वो बोल रहे हैं, रैदास महाराज बोल रहे हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये बोलते हैं कि नहीं यार, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको गंगा माता में स्नान करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका मन साफ है ना, तो आपकी कटौती है ना, कटौती में ही गंगा होती है। कटौती क्या होती है, जिसमें जो चर्मकार होते हैं, जो लेदर का काम करते हैं, वो पानी भर के रखते हैं ना, वो कटौती होती है। तो यही इसी में गंगा है। इन्होंने मतलब एक एनेक्डोट है इनकी। तो कितना ब्यूटीफुल सा डाइवर्सिफिकेशन अपनी कंट्री में है, कितने डाइवर्स थॉट्स को हम एक्नोलेज करते हैं कि एक तरफ हम बिल्कुल जो हिंदू माइथोलॉजी में उसमें बिलीव कर रहे हैं, एक तरफ हम जो बिल्कुल निर्गुण संत है, दोनों को एक साथ कोट कर रही है निर्मला मैम बजट के अंदर, ठीक है। अब मोटा मोटा 4 चीजें उन्होंने कही। अब देखो सीधा सीधा कभी कभी मेंस में 2 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि अब 2 मार्कर हट गए तो अपने को दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेंस के आंसर में हमें लिखना चाहिए इसे कि बजट की जो 4 पिलर्स हैं जिन पे अपन को ध्यान देना चाहिए। मैम ने कहा कि एक स्टेबिलिटी है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद में ग्रोथ है, फिस्कल डिसिप्लिन है और मॉडरेट इन्फ्लेशन है। अब देखो अभी मैं आपको वो दे देता हूं, डिस्क्लेमर देता हूं कि यदि आपकी मेंटेलिटी वैसी है कि भाई ये बाकी कोचिंग्स की तरह ऐसे मैं चिल्ला चिल्ला की बोलूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाई, 12.2 लाख करोड़ हो गए, कितना हो गया, मेरे साथ रिपीट करो, 12.2 लाख करोड़ हो गए, कितना हो गया, 12.2, तो वो नहीं होगा इस लेक्चर में। जितना भी आधा घंटे पौन घंटे का लेक्चर होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, बट मैं एक ही बार कोट करूंगा। मैं फिस्कल डिफिसिट का बताऊंगा 4.3% ऑफ जीडीपी, बट इसी चीज को बार बार आपको रटवाने की बजाय इस पे अपन बात करेंगे कि फिस्कल डिफिसिट होता क्या है और इसको कंट्रोल क्यों किया जा रहा है। यार ये बढ़ जाए तो क्या दिक्कत होगी, ताकि आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप हो। आपको रोट लर्निंग नहीं सिखाएंगे यहाँ पे, आपको अपंग नहीं बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो ये 4 जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट में ध्यान रखिए। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, देखो ग्रोथ तो जरूरी है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जितने भी बिजनेस ग्रुप्स होते हैं कंट्री में या जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको स्टेबिलिटी से ज्यादा मतलब होता है ग्रोथ से भी ज्यादा। हो सकता है कि कोई कंट्री 10% 12% ग्रोथ में चल रही हो, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं हो तो फिर वो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो चाहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप सोचो डेवलप्ड जो कंट्रीज है वो इतने थोड़ा ना ग्रोथ कर रही है, क्योंकि वो पहले से ही
मेच्योरिटी पे, जैसे अमेरिका हो सकता है कि भाई 2-3% से ग्रो कर रहा है, इवन 1% से ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम 7-8% से ग्रो कर रहे हैं तो हम अमेरिका से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, नहीं। वो एक्चुअली होता क्या है, जैसा आपने देखा होगा ना कि फॉर एग्जाम्पल आपकी 10th में परसेंटेज इस बार बनी 70%, ठीक है, इस 70 को 80 ले जाने में ज्यादा जोर नहीं आएगा, लेकिन किसी की ऑलरेडी 98% बनी हुई तो 98 को 100 या 99% ले जाने में बहुत ज्यादा जोर आएगा ना। इसलिए अपनी ग्रोथ रेट ठीक ठाक है, क्योंकि हम अभी नीचे है काफी डेवलपमेंट पैरामीटर्स की, यदि देखें तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखो तो, ठीक है। तो ग्रोथ भी जरूरी है, उसके साथ स्टेबिलिटी भी जरूरी है, फिजिकल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब भाई ग्रोथ तो गवर्नमेंट मान लो भयंकर तरीके से पैसा खर्च कर रही है, उससे भी आ सकता है। जब गवर्नमेंट पैसा उतारती है ना मार्केट में तो ग्रोथ होती है, ये आपको पता है, लेकिन गवर्नमेंट बेसुध तरीके से पैसा नहीं उतारनी चाहिए, इसके लिए फिजिकल डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। इसलिए टारगेट अपन ने अलग से रखा है। अब ये आप याद कर लेना, 50 ±1% बाय 2023, जो डेट टू जीडीपी रेशियो, किसका टारगेट है बजट में स्पेशली मेंशन है, डेट टू जीडीपी रेशियो, कि अपनी जीडीपी जितनी है उसका अपना डेट कितना होना चाहिए, लगभग 50-51% होना चाहिए। अभी तो काफी ज्यादा है ये, तो अभी जैसे कोरोना के टाइम तो अपना 80% के आसपास चला गया था, लेकिन हालांकि अच्छी चीज ये कि अपना जो इंटरनल डेट है ना, जो आंतरिक जो अपना डेट को क्या बोलेंगे, जो कर्जा है, वो ज्यादा है एक्सटर्नल डेट से। इससे क्या है, हम एक्सटर्नल जो सेक्टर है, जो बाहर की जो शक्ति है, उनसे वल्नरेबल नहीं है हम। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंट्रीज बाहर से बहुत ज्यादा लोन ले लिया, तो अब बाहर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हमारी इकोनॉमी गड़बड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो मैक्सिमम जो डेट है ना, हमारा जो मैक्सिमम कर्जा है ना, वो देश के अंदर ही है, चाहे बॉन्ड इश्यू करके गवर्नमेंट ने ले लिया हो, चाहे अन्य तरीके से ले लिया हो, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। लगभग इकोनॉमिक्स रिव्यू में लिखा है लगभग 90% जो अपना कर्जा है ना, वो देश के अंदर से ही सरकार ने लिया हुआ है, बाहर से नहीं लिया हुआ। मान लो आईएमएफ से अपन ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया, तो कल को आईएमएफ अपनी शक्तियां अपने पर थोप सकता है, अपनी शर्तें थोप सकता है, तो वो दिक्कत अपने पास नहीं है। तो ठीक है, तो ये टारगेट याद रख लेना, लगभग 50-51% टारगेट अपने को डेट टू जीडीपी रेशियो का करना है। कब तक? 2030 तक। कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है तो दिक्कतें हो जाती है। क्या दिक्कतें हो जाती है? सोचो आप, कोई घर है, किसी घर में यदि कर्जा बहुत ज्यादा है तो मतलब कोई बाप अपनी बेटी देने से भी मना कर देता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है उस घर की। ठीक वैसे ही आप इस पूरे देश को, अपने देश को एक घर समझ सकते हो, और जब क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है ना, तो बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है। बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि सरकार जो बॉन्ड जारी कर रही है उस पर कितना परसेंटेज सरकार को वापस मिलेगा, है ना, सॉरी, उस पर कितना परसेंटेज सरकार देने को तैयार है। मान लो जैसे 100 रुपए का बॉन्ड जारी कर रही है, तो सरकार बोलेगी ठीक है 110 रुपए हम दे देंगे, अभी 100 रुपए हमें दे दो, तो 10% बॉन्ड यील्ड हो गई। अब सरकार की क्रेडिबिलिटी मान लो कम हो गई, विश्वसनीयता कम हो गई, तो जो लोन देने वाले सरकार को लोन दे रहे हैं ना, मैंने बॉन्ड खरीदा तो मैं सरकार को पैसे दे रहा हूं, मैं बोलूंगा सरकार को नहीं साहब मुझे तो विश्वास नहीं है आप पे, मुझे तो 120 रुपए चाहिए इस बॉन्ड के, ठीक है। तो जहां पे सरकार 10 रुपए ही दे रही थी 100 रुपए के ऊपर, अब सरकार को 20 रुपए देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार की जो फिजिकल जो डिसिप्लिन है वो वीक है, फिजिकल डिफिसिट बहुत बढ़ गया है। अब ये तो मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, बाहर से जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो भी इस तरीके से करते हैं, फिर वो इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, इसलिए फिजिकल डिसिप्लिन भी जरूरी है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन स्टेबल ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए, और साथ में ये जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के, एक्सपोर्ट को बढ़ा के, न कि भाई गवर्नमेंट बेसुध तरीके से खर्च कर रही है। और फाइनली मॉडरेट इन्फ्लेशन। अब देश का जो गरीब है ना, वो बोलेगा कि यार तुम कितनी भी बातें करो कि भाई हम जीडीपी में 4th नंबर 3rd नंबर पे आ गए, हमें नहीं मतलब है, तुम कितनी बातें करो कि भाई फिजिकल डिफिसिट या डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे लिए कम हो गया है, ये सब बातों से 7-8%, 9% से हम ग्रो कर रहे हैं, देश का जो गरीब तबका है वो बोलेगा हमें इससे मतलब नहीं है। इन्फ्लेशन पे बात करो, महंगाई, आटा दाल का भाव क्या है, तो ये सब को कंट्रोल करने के साथ साथ में इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये चार चीजें आज के जो बजट सेशन में डिस्कस हुई, इन चार चीजों पे, इन 4 पिलर्स पे ध्यान देना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है साहब। फिजिकल प्रूडेंस हो गया। अच्छा, इसका थीम क्या है? हर साल बजट का थीम आता है, तो उसका युवा शक्ति ड्रिवन बजट। जो युवा इंस्टाग्राम टिकटॉक चला रहे उसको शक्ति मान के हम ड्राइव कर रहे हैं बजट को। वो एक मीम आती है ना कि इनके लिए देश बचाए, इनके लिए नदियां पहाड़ बचाए, तो ये युवाओं के लिए बजट आया भाई। ठीक है साहब। तो अब देखो, ये जो फर्स्ट बजट है जो कर्तव्य भवन के अंदर प्रिपेयर किया गया है, सेंट्रल विस्टा डोम प्रोजेक्ट, आपको पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसमें पार्लियामेंट वगैरह नई सारी बनी है। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अलग अलग भवनों में चलती थी, कृषि भवन में, शास्त्री भवन में, है ना, किसान भवन में, अलग अलग। वहां पे आप यदि नई दिल्ली में जाओगे ना, साउथ दिल्ली के अंदर, तो हम लोग तो क्या है बाइक साइकिल से हर संडे को घूमने चले जाते थे वहां पे, क्योंकि आईआईटी दिल्ली भी साउथ दिल्ली में ही है, और ये वाला जो पूरा जो पावर कॉरिडोर जिसे हम बोलते हैं ये भी साउथ दिल्ली में ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे इंडिया गेट है, यहाँ पे फिर पार्लियामेंट है, इस तरीके से पूरा एक कॉरिडोर बना हुआ, और यहाँ पे ये मिनिस्ट्रीज होती थी, अलग अलग भवन होते थे।
फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वो भवन जर्जर भी हो गए थे, उनमें उतनी सुविधाएं भी नहीं थी, पार्किंग भी नहीं थी, तो उन्होंने अभी 2019 से स्टार्ट किया ये जो पूरा पूरा रेनोवेट किया, पूरा सेंट्रल जो विस्टा है बनाया इसको, और अब करते हुए भवन के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्री चल रही है, सेंट्रल सेक्रेटरीट भी इसके अंदर ही चल रहा है, ठीक है। तो जो मेन मेन मिनिस्ट्रीज है वो तो अलग है, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ये तो जैसे अपन नॉर्थ साउथ को जो ब्लॉक है उनमें उनमें बाकी जो मिनिस्ट्रीज है वहां पे, तो पहला बजट है, आपको ध्यान रखना है, प्री के लिए आ सकता है कि पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में बना है। कर्तव्य भवन भी एक नहीं है, कर्तव्य भवन 1 2 3 इस तरीके से, तो जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो कर्तव्य भवन 1 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब कर्तव्य भवन की बात आई है तो भाई 3 कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, कौन कौन सी 3 कर्तव्य। पहला कर्तव्य एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। उसको एक्सेलरेट भी करना है, उसको सस्टेन भी करना है, बनाई भी रखना है उसको, ठीक है। दूसरा फुलफिलिंग एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल, लोगों के जितने भी एस्पिरेशन है उनको फुलफिल करना है। लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। कैपेसिटी कैसे बिल्ड होती है भाई, लोगों को स्किल दे दिया आपने, ठीक है, लोगों को काम धंधे खुलवा दिया आपने, कैपिटल वगैरह देके, तो ऐसे आपको कैपेसिटी बिल्ड करना है। और किसी को नहीं छोड़ना, सबका साथ सबका विकास, उसमें कोई भी फैमिली नहीं छूटना चाहिए, कोई भी रीजन, कोई भी क्षेत्र नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई विदर्भ में विकास ही नहीं हो रहा और दिल्ली में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, ठीक है। कोई भी ग्रुप नहीं छूटना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई महिलाओं को आपने इग्नोर ही कर दिया, ठीक है। तो एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज, अलग अलग सेक्टर से सबको रिसोर्स, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ होनी चाहिए, वो एक्सेलरेटेड होनी चाहिए, जल्दी जल्दी ग्रोथ भी करना है और सस्टेन भी रखना है उसको। ऐसा नहीं कि भाई फटाफट से करवा के निपट गए, नहीं, उसको एक्सेलरेट भी करना है, सस्टेन भी करना है। फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकंड थिंग क्या हो गया, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, लोगों को उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करवाओ, आप उनकी स्किल डेवलप करो। और तीसरा क्या है, किसी भी इंसान को, किसी भी रीजन को, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी फैमिली को मत छोड़ो, किसी भी सेक्टर को मत छोड़ो, ठीक है। क्लियर है ये तीन कर्तव्य। तो ये भी आपने प्री में आ सकता है, जैसे पता है कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन which among the following has been the among the 3 कर्तव्य इन यूनियन बजट 2016-17, कौन से। तो अब जैसे पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया और चौथा दे दिया, ठीक है। अब ऑप्शन बना दिए, 3 तो ये बना दिया, एक चौथा ऑप्शन बना दिया। अब यहां पे ऑप्शन दे रहा है 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 4 इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। तो ये तीनों आप याद रखना, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये स्टैटिक वाला पार्ट मैंने यहां पे डाल दिया था, ये अपन जब इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको पता है कि 3 डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पिछले साल का लेखा जोखा, की जैसे पिछले साल भी निर्मला मैम आई थी। अच्छा एक और आप याद रखना, 9th टाइम अब तक का हाईएस्ट किसी भी महिला फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इतने लगातार टाइम तक बजट वो करना, और यदि अगले साल भी ये बजट लाती है मैम तो 10th अब तक का हाईएस्ट हो जाएगा मेन और विमेन में, है ना। तो ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। ये थोड़ी छोटे एग्जाम्स वाली जीके है, बाकी अपने काम आएगी नहीं उतनी। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो पिछले साल क्या लेखा जोखा रहा और आगे क्या रहेगा उसका करते हैं इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा फाइनेंशियल बिल, कि भाई जब भी टैक्स लगाया जाता है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कॉर्पोरेशन टैक्स हो, कोई भी टैक्स लगाया जाता है तो उसका जो परमिशन है उससे मिलती है, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, ये है कि पार्लियामेंट की परमिशन, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है पैसा सारा, तो वहां से पैसा निकालने के लिए, खर्च करने के लिए ये वाला लाया जाता है। जब ये पास हो जाएगा तभी गवर्नमेंट आगे खर्चे के लिए पैसा निकाल सकती है। ये दोनों मनी बिल के अंदर आते हैं, आर्टिकल 120 के अंदर, और इनके रेस्पेक्टिव आर्टिकल मैंने लिखे हुए, या आप पढ़ लेना, स्टैटिक वाली चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। 3 कर्तव्य अपने देख लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीपल्स पार्टिसिपेशन और सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मोटा मोटा आपको क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। इस बार चेंज हुआ है थोड़ा सा। तो सबसे जो इसमें दोनों आगे, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम दोनों आगे। देखो कैपिटल इनकम क्या होती है और रेवेन्यू क्या होती है, ये वो होते हैं जिससे आपके कर्जा चढ़ रहा है या 1 साल से ऊपर का लेन देन होता है, यूजुअली होता है। तो जैसे अपन गवर्नमेंट ने कोई भी बोरो किया, कहीं से भी इकट्ठा लिया, तो ये कैपिटल में आ जाएगा। और रेवेन्यू होते हैं जैसे टैक्स वगैरह हो गए, गवर्नमेंट कुछ सर्विस दे रही है तो उससे कुछ इनकम हो रही है, ये सब रेवेन्यू में आता है, ठीक है। राजस्व और कैपिटल को क्या बोलेंगे, मैं हिंदी में भूल गया अभी, ठीक है। तो अब ये आपको पता ही है सब। तो बोरोइंग सबसे ज्यादा अपना पैसा बोरोइंग से आ रहा है, ये अच्छी बात है क्या, नहीं ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट के खुद के रिसोर्सेज होने चाहिए तब ज्यादा अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि जब बोरोइंग से सब ज्यादा पैसा आता है ना, तो आगे देखो पैसा कहां जा रहा है, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट, देखो कितना सारा पैसा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो कर्जा तो बुरी बात है ना, किसी भी घर में मान लो इनकम का मेजर सोर्स बोरोइंग हो, कि पैसा जो आ रहा है मैक्सिमम वो उधार लेके आ रहा है, तो उसका तो
मैक्सिमम जो इनकम है वो उसमें चली जाएगी, इंटरेस्ट पेमेंट में चली जाएगी, ब्याज चुकाने में चली जाएगी, तो ये गलत बात है। तो ठीक है, बोरिंग की सब ज्यादा आ रहा है। फिर इनकम टैक्स से आ रहा है, ये अच्छी बात है कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स का शेयर अब बढ़ता जा रहा है इनकम में। यूजुअली क्या होता है कि जितने भी अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनमें ये टैक्स ज्यादा होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम वगैरह हो गया, ये टैक्स का शेयर ज्यादा होता है। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जा रही है, तो सही बात है कि इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो यदि हम टैक्स का शेयर की बात करें तो सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है अकॉर्डिंग टू 2027 बजट। तो देखो, इनकम टैक्स सबसे ज्यादा, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स। देखो इनकम टैक्स क्या लगता है, जैसे इनकम पे लगता है कोई भी, जैसे मैं कमा रहा हूं तो मेरी इनकम पे लगेगा, तो मेरे पे तो लगता नहीं है अभी, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स कोई भी एंटिटी है ना, कोई भी कंपनी है, उसका कितना प्रॉफिट है उस पे लगता है। जीएसटी आपको पता ही है, जीएसटी अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसे। फिर उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे, कस्टम ड्यूटी, बाहर से जितना भी सामान वगैरह आता है एयरपोर्ट और पोर्ट वगैरह पे, उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है। और नॉन डेट कैपिटल थोड़ा बहुत यह भी आ जाता है। देखो कैपिटल है ये, रेवेन्यू नहीं है, ये कैपिटल है। तो नॉन डेट कैपिटल में कहां कहां से पैसा आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट के पास कोई भी कंपनी है, डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के पास कोई भी कंपनी है, उसके शेयर बेच दिए, तो ये शेयर वगैरह क्या होते हैं, कैपिटल के अंदर आते हैं। तो बेचने से जो पैसा आया, शेयर को बेचने से, मान लो किसी गवर्नमेंट में किसी, मान लो एलआईसी है, एलआईसी मान लो 100% भागीदारी है मान लो गवर्नमेंट की, और इसको घटा के 90% कर दिया, तो ये जो 10% शेयर बेचे ना, जिससे जो पैसा आया, उसको बोलेंगे नॉन डेट कैपिटल। कैपिटल तो हो गया क्योंकि शेयर बेचे, और नॉन डेट, कर्जा नहीं चढ़ रहा है इससे। ये बोरोइंग साफ साफ कर रही थी, वो तो डेट वाला था, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। तो ये क्रम आप याद रखना, बोरोइंग से ज्यादा, फिर यदि टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, एक्साइज और कस्टम, ठीक है। क्लियर है यहां तक। रुपी जाता कहां कहां है भाई, स्टेट शेयर में ऑफकोर्स जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट टैक्स कलेक्ट करता है, तो उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है साहब। फिर यदि हम देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट पे, ये जितना भी अपन ने बोरो किया हुआ है ना, उसका जो ब्याज है वो हमें देना पड़ेगा सेंटर द्वारा। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, आपको पता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें 100% किसको देना होता है, सेंटर को देना होता है। तो सेंट्रल स्कीम में ज्यादा पैसे जाएगा देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों में कंपेयर किया तो किसमें पैसा जाएगा, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपको पता है कि 60-40 होता है, 90-10 होता है, तो 40% तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो यहां पे पैसा कम जाता है। डिफेंस में भाई बड़ा है ठीक ठाक, क्यों, क्योंकि अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह में अपने को समझ में आई ना कि कितनी ज्यादा कीमत है इन चीजों की। पहले मतलब ऐसा लगता था ना कि यार क्यों फालतू में डिफेंस में इतना खर्चा कर रहे हैं वो सब, लेकिन जब वो टाइम होता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिफेंस ही बन जाता है। सारे जो आपके जितने भी प्रतिष्ठान चल रहे हैं, जितने भी कोचिंग चल रही है, जितने भी कॉर्पोरेट कंपनी चल रही है, वो सब आस में गवर्नमेंट की तरफ देखने लग जाती है कि भाई बचाओ में बचाओ भाई, ठीक है। तो इसलिए डिफेंस में बहुत जरूरी है पैसा जाना। फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट वगैरह होती है ना, 42% जो डिवोल्यूशन वाली चीज है, 41 + 1%, तो वर्टिकल डिवोल्यूशन 41%, ये क्या होता है ये अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और सब्सिडीज वगैरह में, तो सब्सिडीज में सबसे ज्यादा फूड में जाता है, देन फर्टिलाइजर में जाता है, और फिर उसके बाद में पेट्रोलियम सब्सिडी में जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, तो एक क्रम मोटा मोटा आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको इसमें कौन कौन से डेटा याद रखने, देखो छोटे एग्जामों के लिए यूजुअली ये वाला डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अभी यदि आप आरएस की बात करो या यूपीएससी की बात करो, तो आप परसेंटेज ऑफ जीडीपी याद कर लो कि फिस्कल डिफिसिट जो राजकोषीय घटा है, रेवेन्यू डिफिसिट जो राजस्व घटा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो प्रभावी राजस्व घटा है, और प्राथमिक घटा प्राइमरी डिफिसिट, इनके परसेंटेज ऑफ जीडीपी याद रख लो 2026-27 के बजट एस्टिमेट के 4.3%, 1.5%, 0.3% और 0.7%। अब मैं इसको बार बार नहीं बोलूंगा, आप याद कर लो, ये बाकी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अब इनको रटवाने की बजाय, क्योंकि याद तो आप कर लोगे, इनको रटवाने की बजाय अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये होते क्या क्या है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि एक्चुअल्स, बजट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट और बजट, ये क्या है भाई, ये मतलब सब जगह लिखा होता है, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है, तो थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत है। देखो क्या होता है एक्चुअल्स, देखो किस चीज का है, 2024-25 के अब जाके एक्चुअल्स आए हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या फिस्कल डेफिसिट हुआ है अब जाके अपने को पता चला है, ठीक है साहब। बजट एस्टिमेट का मतलब मैं बताता हूं आपको, देखो इसको हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, वास्तविक बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और बजट अनुमान, ठीक है। अब देखो 1 फरवरी को, मान लो आज संडे था, 1 फरवरी 2026 को बजट पारित किया गया, लेकिन एक चीज बताओ, ये जो 2026-27 का बजट है वो किसके लिए था, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए था ना, और वो कब से कब है, वो तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अभी तो लगभग फरवरी और मार्च पूरा पूरा है, 2 महीने पूरा है। तो आज जब हम बजट वो कर रहे हैं, तो आगे का 2026 मतलब 1 अप्रैल
2026 से लेकर 31 मार्च 2027 इसका हम बजट अनुमान कर रहे हैं। तो ये तो अनुमान ही लगाया जा सकता है ना कि अगली बार कितना फिस्कल डिफिसिट होना चाहिए, रेवेन्यू डिफिसिट और सब अनुमान लगाया जा सकता है ना। तो ये वो वाला अनुमान है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा समझ में आ गया कि 2026-27 का अनुमान क्या होगा, और यही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो फिर एक बात बताओ, ये तो पीछे चला गया ना 2025-26 का, ठीक है। 2000 सेम पिछले साल के बजट में अनुमान लगाया गया था। अब पिछले साल अनुमान लगा दिया गया, फिर इसके बाद में भी ये रिवाइज एस्टिमेट क्यों आ रहे हैं? अब तो एक्चुअल आ जानी चाहिए थे ना, वो तो निकल गया, लेकिन याद करो निकला नहीं है वो। 2025-26 का जो बजट है वो कब से कब चला होगा? 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। अब बताओ आज कितनी तारीख है? आज तो 1 फरवरी है, तो अगले 2 महीने का तो पता ही नहीं अभी तक, इसीलिए 2025-26 का भी अभी तक गवर्नमेंट को नहीं पता चला। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि रिवाइज एस्टिमेट निकाल देती है। एक्चुअल तो बाद में आएगा अगले साल, जैसे पिछले साल वाला आया था 2024-25 का, अब जाके एक्चुअल पता चला। क्यों? क्योंकि 2024-25 अब पूरी तरीके से खत्म हो गया। 2024-25 का जो बजट है वो 31 मार्च 2025 को खत्म हो गया, तो 31 मार्च 2025 गया, तो अब गवर्नमेंट के पास एक्चुअल डेटा है। इसका अभी तक एक्चुअल डेटा नहीं, क्योंकि 2 महीने अभी तक बचे हुए पिछले फाइनेंशियल ईयर के, इसलिए इसका रिवाइज एस्टिमेट लगाया है। और ये पिछली बार किया था और ये अगली बार के लिए किया है। क्लियर है? यहां तक नहीं आया समझ में तो भी कोई बात नहीं, तो आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा मोटा मोटा इनके बारे में भी देख लेते हैं कि फिस्कल डिफिसिट, अच्छा ये अलग से क्यों देखते हैं अपन? इनके ऊपर अपोजिशन की बहुत नजर होती है। क्यों? आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रोथ बड़ी बड़ी बातें कर लोगे, ग्रोथ बड़ा कर दोगे, लेकिन यदि आपने ग्रोथ अपने जेब से खर्च करके ग्रोथ की है तो फिर वो काम की ग्रोथ नहीं है। अल्टीमेटली आप जो बर्डन है वो अगली जनरेशन पे शिफ्ट करते जा रहे हो। इट्स लाइक कि मान लो आपकी फैमिली है और आपके घर में जो पापा हैं वो आपको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आपको बहुत मतलब 5 स्टार होटल में रुकने के लिए बोल रहे हैं, पीजी में बोल रहे हैं कि बेटा तू तो टेंशन मत ले, 50,000 रुपए महीने के खर्च कर, ठीक है। अब पापा की अपोजिशन कौन है? मम्मी है। मतलब अपोजिशन तो नहीं है वैसे तो लेकिन मान लेते हैं कि स्क्रूटिनी कर रही है, तो मम्मी स्क्रूटिनी कर रही है पापा की। तो मम्मी क्या बोलेगी कि ठीक है आप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहते हो, अच्छी जगह पढ़ाई करवा रहे हो, अच्छी जगह घूमने के लिए, लेकिन ये पैसा कहां से आ रहा है ये भी तो बता दो। अब पापा यदि बोलते हैं कि मैं तो बोरो करके ले रहा हूं पैसा, तो मम्मी तो भाई साहब नाराज होगी कि ये क्या बात हुई, आप क्या कर रहे हो, बोरो कर करके पैसा लेते जा रहे हो, कर्जे में डुबा रहे हो हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे कहां से चुकाएंगे बाद में ये। तो ये सवाल पूछता है गवर्नमेंट, तो उससे पहले मम्मी को पता तो होना चाहिए ना कि बोरोइंग कितनी है। ठीक है, वैसे ही ये फिस्कल डिफिसिट है। फिस्कल डिफिसिट से पता लगता है कि एक्चुअली में बोरिंग कितनी है। फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहा है तो मतलब गवर्नमेंट बोरो करके बाहर से या अंदर से पैसा करके फिर खर्चा कर रही है। तो इसलिए जैसे ही फिस्कल डिफिसिट बढ़ता है अपोजिशन हंगामा मचा देता है। हालांकि फॉर्चुनेटली फिस्कल डिफिसिट 4.8, 4.4, 4.4, 4.3 ये घटता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। एफआरबीएम एक्ट और ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ये फिस्कल डिफिसिट हो गया। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर प्लस बोरोइंग। ये जो टोटल जो रेवेन्यू होता है ना, वो वाली हटा दो, आप बोरोइंग वाला हटा दो। तो कुल मिला के आप तो मोटा मोटा ये देख लो, अपन डिटेल बाद में पढ़ेंगे। मोटा मोटा ये देख लो कि फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट, फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग। अब बजट डेफिसिट 0 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जितना आ रहा है उतना खर्च तो होगा ही होगा, बाकी जो बचा बोरोइंग से लिया है अपन ने। मतलब ये इसमें तो क्या हुआ, कितना आया कितना गया, जितना आएगा उतना ही जाएगा बोरिंग के अलावा, तो ये बोरिंग होगी फिस्कल डिफिसिट सीधा सीधा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब ये इफेक्टिव ये सॉरी प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है ये भी देख लेते हैं अपन। एक मिनट, अब देखो क्या होता है। अब मम्मी सवाल खड़ी कर रही है पापा पे कि ये क्या है, आपका तो बोरिंग बढ़ती जा रही है। तब पापा समझाएंगे मम्मी को कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ना इफेक्टिव रेवेन्यू, इफेक्टिव प्राइमरी डिफिसिट पे ध्यान दो। आप प्राइमरी डिफिसिट होता है फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट टू बी पेड बाय प्रीवियस लोन्स, कि मेरे पापा ने लोन लिया हुआ था उसका भी तो खर्चा हो रहा है, ठीक है। 100 रुपए मान लो घर में 100 रुपए आ रहा है, इसमें चलो ठीक है कि मैं 60-70 रुपए अपने बच्चों पे इन पे खर्च कर रहा हूं, लेकिन ये जो 40 रुपए है ना, ये मैं अपने पे खर्च नहीं कर रहा, ये मेरे पापा ने लोन दिया था उस पे जा रहा है। तो इससे क्या है, मम्मी से थोड़ा सा डिफेंस मिल जाएगा पापा को कि ये सारा खर्चा मैं ऐसे अंधाधुंध नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे ही गवर्नमेंट को डिफेंस मिल जाता है कि जैसे ही अपोजिशन हंगामा करेगा, गवर्नमेंट ये प्राइमरी डिफिसिट वाला डेटा दिखाएगी कि भाई कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी पिछले 70 साल, उन्होंने हमारे ऊपर, देश के ऊपर इतना कर्जा इकट्ठा करके कि उसका हमें चुकाना पड़ रहा है। ये मैं बता रहा हूं ऐसे ही, मतलब वो ऐसा बोलते नहीं बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक्जेक्टली इसीलिए निकाला जाता है प्राइमरी डिफिसिट, ताकि असली डेटा पता चले कि अभी तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द प्रीवियस लोन्स, पिछली जो गवर्नमेंट के जो लोन्स वगैरह थे उनको हटा देते, तब प्राइमरी डिफिसिट आता है। ऑफ कोर्स कमी हो गई, ठीक है, ठीक है साहब।
अब आते हैं राजस्व। रेवेन्यू डिफिसिट आपको पता है, रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना आया कितना गया, रेवेन्यू वाला पार्ट, राजस्व वाला पार्ट, ये तो बहुत आसान चीज है। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट होता है कि मान लो जो स्टेट वगैरह को जो ग्रांट दी जाती है ना, वो रेवेन्यू डिफिसिट में आता है, राजस्व घाटे में ही आता है। ठीक है, अब मान लो 100 रुपए आपने ग्रांट दे दी स्टेट को, राजस्थान गवर्नमेंट को दे दी। अब जो ग्रांट का पैसा आया वो राजस्थान गवर्नमेंट क्या करेगी, उस 100 रुपए में से मान लो 60 रुपए ना, और पैसा तो अपने हिसाब से यूज कर सकती है, तो 60 रुपए क्या होता है, राजस्थान गवर्नमेंट ने पुलिया बनाने में लगा दिया, या फिर लेट से हॉस्पिटल बनाने में लगा दिया। तो ये पुलिया और हॉस्पिटल तो क्या है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा है, राजस्व घाटा थोड़ा है। ठीक है, ये तो पूंजीगत है। तो यूजुअली रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसमें क्या क्या कौन से आते हैं, सब्सिडी आपने दे दी, सैलरी आपने दे दी, ये सब तरीके के आते हैं जो कि कम करना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल बना दिया, पुलिया बना दी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दिया, ये सब तो अच्छी चीज है, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद चीज है, तो ये ज्यादा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपने घर में क्या होता है कि कौन सा खर्चा ज्यादा है भाई, अपन घर बना ले, या फिर फॉर एग्जांपल अपने बॉन्ड खरीद लिए, या फॉर एग्जांपल अपने जमीन खरीद ली, ये खर्चा अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। लेकिन मान लो अपन सारा खर्चा कर रहे हैं कि घूमने फिरने में कर रहे हैं, है ना, घूमने चले गए, खाने में अपन बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो खराब खर्चा है ना। तो घूमने फिरने खाने का खर्चा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और जो जमीन खरीद ली, बॉन्ड खरीद लिए, शेयर खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो दिक्कत क्या आती है कि 100 रुपए में से 60 रुपए जो अपन ने स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे वो पब्लिक और हॉस्पिटल में, पुलिया वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में काम में आ गए, तो इसको इसलिए इससे हटा दिया जाता है, तब जाके इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट निकलता है। तो इसका डेफिनेशन सीधी सीधी होगी ना कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस अमाउंट इन ग्रांट यूज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कि ग्रांट वैसे तो रेवेन्यू का पार्ट होती है, लेकिन कुछ ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट ने कैपिटल बनाने में काम में ले ली, इसलिए इफेक्टिव बनाते हैं, तो ये तो अच्छी चीज है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, फिस्कल डेफिसिट 4.3 याद रखना है, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5 याद रखना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ कोर्स कम होगा 0.3 याद रखना है, और प्राइमरी डेफिसिट 0.7% ऑफ जीडीपी याद रखना है। और अच्छी चीज है, एग्जाम में आप ग्राफ वगैरह बना के आ सकते हो कि ये घट रहे हैं चीजें, जो कि अच्छी चीज है। डेफिसिट तो घटनी चाहिए, घाटे तो घटने ही चाहिए। तो ये आप जैसे मेंस वगैरह में आप ग्राफ बना के आ सकते हो, ज्यादा भी नहीं बनाओ तो यहीं से 2020-21 से कर लो कि 2020-21 से घट रहे हैं। ठीक है, इतना भी आप बना के आओगे, यहां पे कर दो कि 4.3% ऑफ जीडीपी, और यहां पे कर दो 9.2% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये कब है, 2020-21 में, 2020-21 में। क्यों क्यों ये इतना ज्यादा क्यों हो गया था, कोरोना आ गया था भाई। ठीक है, तो खर्चा करना ही पड़ा गवर्नमेंट को। और ये 4.3% यहां पे कब है, 2026-27 में, बस, है ना, इधर परसेंटेज हो गया, इधर ईयर हो गया, बस इतना बना के आ जाओगे तो भी आप 95-98% जनता से ऊपर हो, क्योंकि ग्राफ वगैरह कोई नहीं बना के आता। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ट्रेंड इन टैक्स रिसीट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डेटा पता है डायरेक्ट तो पूछे नहीं पूछे, लेकिन मेंस वगैरह में बहुत काम आता है कि 11.2% ऑफ जीडीपी अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो है अपना। ठीक है, इसमें दोनों टैक्स आ गए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, और ये जितना ज्यादा उतना अच्छा है कि टैक्स से ज्यादा कमाई हो रही है अपनी। अच्छा, इसमें ये क्या है, ये यहां पे लिखा होगा डायरेक्ट टैक्स है, और ये क्या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये भी अच्छी बात है कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है अपना। तो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, 6.9%, और इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, 4.3%। ठीक है, तो ये बढ़ना चाहिए अपना। ठीक है, मोटा मोटा याद कर लो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये भी आप देखो, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा ही होगा ऑफ कोर्स। ये देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना कम हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहा 22.8%। ये मतलब टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर है, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी नहीं है कि भाई जीडीपी का 67% अब रेवेन्यू में। टोटल जो खर्चा हो रहा है उसका कितना परसेंटेज, भाई 100 रुपए यदि हम खर्चा कर रहे हैं, उसमें से लगभग 68 रुपए अपन रेवेन्यू में खर्चा कर रहे हैं, पेंशन देने में खर्चा कर रहे हैं, सैलरी देने में खर्चा कर रहे हैं, है ना, ये सब करने में खर्चा कर रहे हैं। और जो 22%-23% है वो अपन पुलिया बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, है ना, डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदने में, है ना, मशीनरी खरीदने में, इनमें कर रहे हैं। और बाकी जो ना ग्रांट इन एड कैपेक्स 9.2%। ग्रांट वैसे तो रेवेन्यू में आता है, लेकिन वो कैपिटल बनाने के लिए यूज हो गया, इसलिए अपन यहां पे इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये बस जोड़ दिया दोनों को, 12.2 और 4.9। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ग्रांट इन एड हो गया, और दोनों को जोड़ दिया तो इफेक्टिव कैपेक्स आ गया। तो अब एग्जाम में ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है आपसे। देखो एक्सप्लिसिटली डेफिनेशन नहीं दी गई, परिभाषा नहीं दी गई, तो पूछ लिया कि भाई इफेक्टिव कैपेक्स क्या होता है ना, जो पूंजीगत व्यय इफेक्टिव को क्या बोलेंगे, आप बता दो, कमेंट करके बता दो क्या होता है ना। तो ये पूछ सकता है कि भाई
इफेक्टिव को क्या बोलेंगे, एक मिनट रुको, इधर होगा ना, प्रभावी। प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है भाई? पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट इन एड फॉर कैपेक्स, ग्रांट इन एड यूज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ग्रांट इन एड फॉर कैपेक्स, यहां पे फॉर भी लगा सकते हो आप। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कि आपने ग्रांट दिया था जो रेवेन्यू काम आता है, लेकिन उस ग्रांट को काम कहां ले लिया? कैपिटल करने में काम में ले लिया। ठीक है, क्योंकि तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फ्रीडम होती है। ठीक है साहब, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट से। ये ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेंगे, जितना ज्यादा कैपिटल बनाने में करेंगे, उतना ही देश के लिए फायदा है, आगे फ्यूचर के लिए फायदा है। ठीक है, तो ये देखो, इसमें ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रांटेड, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। पहले क्या था? ये लाख करोड़ में था। ठीक है, और ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। तो ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए भाई, 3% 4.4%, ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना, ये कर ही लिया अपन ने। ठीक है, अब मेजर मेजर सेक्टर्स जो बात की गई है बजट में, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें बढ़ावा देना है, तो उसके लिए बायोफार्मा शक्ति हो गया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम 2.0 1.0 पहले से ही चल रहा था। ठीक है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ये इसमें कॉरिडोर बनाया जा रहा है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, इन सब उसमें 4 राज्यों में बनाया जाए। ये अपन डिटेल में जब सेक्टर्स पढ़ेंगे ना, क्योंकि अपना डिटेल में टॉपिक है प्रीलिम्स में सेक्टर्स का, तो वहां पे अपन अच्छे से पढ़ेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर्स में क्या क्या किया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में क्या किया जा रहा है, हेल्थ में जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया जा रहा है, जैसे एम्स है ना, वैसे 3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की बात की जा रही है। टूरिज्म सेक्टर में क्या करने की बात हो रही है ना, एजुकेशन सेक्टर में क्या करने की बात हो रही है, ये सब चीजें ना, ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, ये एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इसमें बैंकिंग सेक्टर में हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत, ये बनाए जाने की बात करें तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। टूरिज्म सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक ऑरेंज इकोनॉमी नाम का एक टर्म आया है इस बजट में, पहले भी ये चल रहा था ऑरेंज इकोनॉमी, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ बना रहे, आईटी सेक्टर में कोई कुछ कर रहा है, तो उसे ऑरेंज इकोनॉमी नाम दे दिया गया है। तो उस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या प्रावधान है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब अपन 2-3 टर्म्स है वो पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एमएसएमई मैं हमेशा बोलता हूं, पिछली बार भी मैंने क्लास में एग्जैक्टली बोला था कि एमएसएमई पे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, और 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो एमएसएमई देखो, एमएसएमई बहुत प्यारी है। एमएसएमई क्यों प्यारी है? क्योंकि मार्जिनलाइज ग्रुप की तरह है, जैसे विमेन होती है, गरीब होते हैं, डिसेबल्स होते हैं, वैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करें तो एमएसएमई गरीब लोग हैं एक तरीके से, तो इन पे गवर्नमेंट का विशेष फोकस रहता है। तो इनमें देखो 2-3 बातें आई है, अब 2-3 टर्म अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। जेईएम विद ट्रेड्स क्या है, ट्रेड्स फॉर सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये ट्रेड्स क्या है सबसे पहले तो ये समझते हैं अपन। ठीक है साहब, बहुत बार आया ये। तो एमएसएमई के लिए ये सब चीजें ना, इक्विटी सपोर्ट, सेल्फ रिलायंट फंड, लिक्विडिटी सपोर्ट, ये सब अपन ना, ये ट्रेड्स को उस सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो आप, जेईएम को ट्रेड्स के साथ लिंक कर सकते हो। ये जब एमएसएमई पढ़ेंगे तब डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ट्रेड्स क्या होता है ये अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं अभी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में रीट्स और इन्वेट्स क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं, फिर अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो ट्रेड्स क्या होता है? देखो, ये एमएसएमई है। एमएसएमई मतलब ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी सी कंपनी है, डेफिनेशन वगैरह आपको पता है सब। ठीक है, अब ये क्या करती है कि कुछ बड़ी कंपनी को माल सप्लाई करती है। बड़ी कंपनी कुछ भी हो सकती है, इन्फोसिस हो सकती है, बड़ी कंपनी सरकार के कोई उपक्रम हो सकता है, जैसे सेंट्रल सीपीएसई या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट हो सकती है। ठीक है, इसको सरकार ये क्या कर रही है? गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये वाली जो कंपनी है थर्मस बनाती है। ठीक है, थर्मस बनाती है साहब, ये इसको थर्मस सप्लाई करेगी। ये जो बड़ी कंपनी है, सरकार की कोई कंपनी है, इसने बोला कि मुझे भाई 1 लाख थर्मस चाहिए। ठीक है, और एक थर्मस मान लो 80 रुपए की पड़ रही है, तो 80 लाख रुपए का टोटल बिल आ गया। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट में बिल को इसने 80 लाख, इसने 1 लाख थर्मस प्रोवाइड कर दी। अब ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, इसके पास देखो पहले तो ये बहुत एक्साइटेड है कि यार 1 लाख थर्मस का ऑर्डर है, मजा आ गया मजा आ गया। लेकिन 1 लाख थर्मस को बनाने के लिए स्टील चाहिए होगी, है ना, 1 लाख थर्मस को बनाने के लिए मोल्ड चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगी, उसके लिए पैसा चाहिए होगा, है ना। फैक्ट्री की हो सकता है कि आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़े। अब पैसा कहां से लाओगे आप? क्यों? क्योंकि आप थर्मस बना के इनको दोगे ना, उसके 50 दिन बाद में, 60 दिन बाद में, 3 महीने बाद में बिल क्लियर होते हैं। आपको पता है, आपने बहुत जगह देखा होगा कि ठेकेदार लोग परेशान होते हैं, गवर्नमेंट से बिल क्लियर होने में टाइम लगता है, ऑडिट होती है कि प्रोडक्ट अच्छा आया नहीं आया, फिर अकाउंट सेक्शन में बिल पास होने में टाइम लग जाता है, तो टाइम लग जाता है। तो इनके पास इतना पैसा ही नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म निकाला कि एक काम करो तुम, आप एक काम करो, आपने ऑर्डर दे दिया, रिसीवेबल्स का ऑर्डर दे दिया 1 लाख थर्मस का,
आप एक काम करो, मुझे इनवॉइस दे दो इसकी। तो इसने क्या हुआ, 80 लाख का एक रसीद बना के दे दी इसको, ठीक है। इसने इस पर ठप्पा लगा दिया, इसका ठप्पा लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये ठप्पा ही नहीं लगाएंगे तो ये तो फर्जीवाड़ा हो जाएगा। तो इस जो गवर्नमेंट जो कंपनी है जो थर्मस खरीद रही है, उसने इस रिसीट पे, इस रसीद पे 80 लाख रुपए की जो रसीद थी ना, इस पर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी कि ठीक है भाई ये हमने ऑर्डर दिया है 80 लाख रुपए का। अब ये बन गया आपके पास एक असेट। ये जो पर्ची है, ये जो रसीद है, इसको ले जाके आप बैंक को दे सकते हो कि देख भाई ये प्रूफ है कि मुझे 1 लाख थर्मस का ऑर्डर मिला है और 80 लाख रुपए का मैं भुगतान मिलेगा मुझे। तू यार एक काम करना, वो 80 लाख तो पता नहीं मुझे कब मिलेंगे, तू एक काम करना मुझे अभी दे दे थोड़े बहुत। बैंक बोलेगा मुझे इससे क्या फायदा, तो एक काम कर तू 80 मत दे, ये 80 लाख की रिसीट ले और मुझे तू ऐसे एक काम कर 75 लाख ही दे दे, ताकि अब 6 महीने बाद का मैं इंतजार कब करूंगा, 75 लाख रुपए दे दे मुझे तो। बैंक बोलेगा बढ़िया चीज है यार, मुझे बाद में 80 लाख मिलेंगे, तुझे 75 देने पड़ रहे, 5 लाख का फायदा हो जाएगा। अब देखो सबका फायदा हो गया। एमएसएमई का फायदा क्या हुआ कि इसको 90 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ा, इसको फटाफट से पैसे मिल गए, ठीक है। 75 लाख रुपए, 80 नहीं मिले लेकिन 75 मिल गए। भाई बहुत दिनों बाद में 80 मिले, उससे बढ़िया आज 75 मिलके पूरा मैं सब अरेंज कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, ठीक है साहब। बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक की जो रसीद है ना, ये इसको दिखाएगा गवर्नमेंट को कि देख मेरे पास ये 80 लाख रुपए की रसीद पड़ी है, 6 महीने बाद तुझे देना है। तो 6 महीने बाद में ये इसको देते, अब बैंक को दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है, बैंक के पास तो पैसा पड़ा था। तो बैंक ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि 75 देने पड़े थे हमें, सबका काम अच्छे से हो गया। इसको बोलते हैं, इस रसीद को बोलते हैं ट्रेड्स, ठीक है, समझ में आ गया। ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये डिस्काउंटिंग क्या होती है, ये जो 80 की जगह 75 ही दिया ना, 5 लाख रुपए का जो डिस्काउंट दिया ना बैंक कमाने के लिए, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। और ये सब इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होता है। अब चेंज क्या हुआ है भाई, चेंज इस बजट में यह हुआ है कि गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस से जितने भी चीजें, गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस क्या है, जैसे अमेजन है ना जिसपे अपन खरीदारी करते हैं, वैसे जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अमेजन है, मान लो आप। तो एक तरीके से एक पोर्टल बना हुआ है, तो जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन खरीदारी करती है वो उसी से करती है। तो उसमें गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया भाई साहब कि जेईएम का ट्रेड के साथ मैंडेटरी है, ताकि एमएसएमईज को सफर नहीं करना पड़े। पहली बात तो कि आप पैसा 90 दिन बाद में नहीं लौटाओगे, फटाफट से ट्रेड्स को अप्रूव करके वो बैंक से ले लेंगे, तो ट्रेड्स मैंडेटरी कर दिया, पहली चीज। दूसरा, ट्रेड्स को सेकेंडरी मार्केट जो है उससे बैक कर दिया। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है आपको पता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आप सिक्योरिटीज को बेच खरीद सकते हो। तो जिस तरीके से अपने पास शेयर होता है ना किसी कंपनी का, और उस शेयर हम किसी को बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, फिर वो उसको दूसरे को दिया, दूसरे को दिया, ठीक वैसे ही जो ट्रेड वाली जो रिसीट है ना, वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड की जा सकती है कि 80 लाख रुपए की चीज है, बताओ खरीदोगे, कोई खरीदोगे क्या। तो जरूरी नहीं कि बैंक पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, या फिर बैंक जरूरी नहीं है कि उसको रखेगा अपने पास, ये 6 महीने बैंक इधर उधर घुमा सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में इस तरीके से प्रॉफिट कमाया जा सकता है इस ट्रेड्स को, ठीक है। तो अब सेबी भी पिक्चर में आ जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाउ दिस इज बीइंग ट्रीटेड एज ए सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी इसमें पिक्चर में आ जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। ये हो गया ट्रेड्स। अब रीट्स इन्वेट्स भी देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा। तो पैसा कहां से आएगा, पैसा गवर्नमेंट के पास तो लिमिटेड है, गवर्नमेंट तो खुद ही बोरो करिए, अपन देख रहे हैं। तो एक चीज देखी गई कि यार इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, इतने सारे लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं इनके पैसों को यूज किया जाए। तो मेरे पास आई गवर्नमेंट, मेरे पास आके बोली कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना हुआ है भाई, पैसे डाल दे, कुछ कमाई हो जाएगी। मैं बोलूंगा कि कितने कितने हजार में बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ज्यादा नहीं, 1.5 लाख करोड़ का बजट है, बता कितने रुपए डालेगा। उनका मालिक 1.5 लाख करोड़, मेरे पास 1500 रुपए, 2000 रुपए लोना हो तो बताओ। तो वो भगा देंगे मुझे कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में तेरे 1500 रुपए क्या करें अपन। तो इस तरीके से मेरे 1500 काम ही नहीं है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 1 लाख रुपए। तो किस तरीके से इनके इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में काम में लिया जाए, तो इसके लिए कंपनी बनाई गई रीट नाम से, या फिर इनवीट मान लेते, अभी दोनों का सेम ही काम है। ये म्यूचुअल फंड की तरह सिंपल सा है कि एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी में आप पैसा डालो, सबके पैसे इकट्ठा कर लिया, सब लोगों के, इस कंपनी के शेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मान लो 0.001% शेयर आपको मिल गए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ना 1.5 लाख करोड़ का, तो मैंने 1500 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, तो मुझे इतने से शेयर मिल गए इसको। वो प्रोजेक्ट बनेगा, उस प्रोजेक्ट से कमाई होगी, इससे कंपनी प्रॉफिट में आएगी, उस प्रॉफिट का हिस्सा मुझे मिल जाएगा। तो ठीक इस तरीके से मैंने इनडायरेक्टली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। डायरेक्ट तो मैं कर नहीं सकता था, इतनी औकात नहीं थी। तो इस तरीके से ये कंपनी होती है, ट्रस्ट होते हैं ये रीट्स और इनविट्स। क्या अंतर है भाई, इनविट्स होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रीट्स होती है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। मान लो कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है सरकार की, मान लो ये सेंट्रल विस्टा डोम ही बन रहा है, ठीक है, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वही बन रहा है, मान लो 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें मैं पैसा लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए पहले कंपनी बनाई,
उसमें सारे लोगों के पैसा लिया, इस कंपनी का शेयर दे दिए सबको थोड़े 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 थोड़े, उस कंपनी का पैसा इसमें लगाया, इससे जो प्रॉफिट हुआ वो शेयर में बांट दिया। इस तरीके से काम करता है रीट्स और इन्वेट्स। ठीक है, ये नाफील्ड आपको पता ही है, पिछली बार इकोनॉमी में पढ़ाया था। तो फिफ्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, ये सब बैंकिंग वगैरह में अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अनाउंस दैट नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस किसको करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को करना है। तो नाफेड विल बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ऑल इंडिया फाइनेंशियल पहले 4 ही थे, अब 5 हो गए, ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन से थे ये सब अपन डिटेल पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये थोड़े से ध्यान रखना, ग्रोथ जो कनेक्टर थे 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। तो जैसे मान लो ये इंडिया है, तो कहां कहां से भाई, पुणे, ये मान लो पुणे यहां हो गया, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद तो इधर हो गया। ठीक है, हैदराबाद से फिर बेंगलुरु, पुणे से हैदराबाद, पुणे हैदराबाद बेंगलुरु। ठीक है, फिर बेंगलुरु से फिर हैदराबाद से चेन्नई। ठीक है, हैदराबाद से चेन्नई हो गया, फिर चेन्नई से बेंगलुरु। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। दिल्ली से वाराणसी, ये दिल्ली यहां होगा, फिर दिल्ली से वाराणसी हो गया। ठीक है, और वाराणसी से सिलगुड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 कॉरिडोर अपने ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए गए। हालांकि जब रेलवे अपन डिटेल पढ़ेंगे तब इनको दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखना 7। ठीक है, उसके अलावा डंकुनी आसाम से सूरत में एक डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, फ्लाइट मतलब सामान इधर उधर ले जाने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार बजट में 3 रेलवे कॉरिडोर्स की आई थी, मैंने बोला था कमेंट कर दो, तो फिर वो एग्जाम में आ भी गया था। तो इस तरीके से अपन कवर कर लेंगे इन चीजों को। ठीक है, अच्छा लास्ट कॉन्सेप्ट है, अब टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ 41 मिनट। ठीक है, लास्ट एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये क्या हुआ, एसटीटी फ्यूचर्स पे 0.02% से बढ़ा के 0.05% कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ये अपन समझ लेते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है। सिक्योरिटी बहुत टाइप की होती है ना, कुछ भी हो सकता है। गोल्ड आपकी एक सिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है, आपके पास शेयर पड़े वो आपके लिए सिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है, सिक्योरिटी जो मतलब एडवर्सिटी के टाइम कुछ गड़बड़ हो जाए अपने जीवन में तब एक तरीके से काम आती है, उसे सिक्योरिटी बोलते हैं। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है कि कोई सिक्योरिटी मैंने ली और बेची, उसके ऊपर टैक्स लगता है। उस पर कितना प्रॉफिट हुआ कितना नुकसान हुआ इससे कोई मतलब नहीं होता एसटीटी को, वो होता है कैपिटल गेन टैक्स। मान लो मैंने सोना खरीदा या कोई मान लो शेयर खरीदे अपन ने, 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे तो 2 लाख में बेच दिए, तो 1 लाख जो प्रॉफिट हुआ उस पर जो मुझे टैक्स देना पड़ेगा उसे बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि कैपिटल थी ये, उसको उससे मैंने गेन किया उस। लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फिक्स होता है कि जितने भी, फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए में कोई चीज बाई कर रहा हूं तो 1 लाख पे कुछ टैक्स लगता है, 0.00 ऐसे कुछ लगता है, बहुत छोटा सा टैक्स लगता है। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। ये फ्यूचर पे बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर और ऑप्शन दो चीजें होती है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्यूचर क्या होता है भाई, फ्यूचर ये होता है कि जैसे सोना ही मान लो आप, तो या गेहूं मान लेते हैं अपन, कमोडिटी की बात हो रही है, गेहूं मान लेते हैं। ठीक है साहब, ये जैसे मान लो गेहूं का बोरा है। ठीक है साहब, अब आज 2026 चल रहा है। फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि 2028 में ये जो गेहूं की बोरे की कीमत जो आज 100 रुपए है ना, वो 200 रुपए हो जाएगी। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बायर और सेलर के बीच में। भले ही 2028 में मैं बाई करूं नहीं करूं, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है भाई मैंने खरीद लिया 2028 में 200 रुपए में खरीद लिया मैंने। अब उस दिन मान लो इसकी प्राइस 180 रुपए रही, या उस दिन मेरी इसकी प्राइस 220 रही, उससे कोई मतलब नहीं है। ये उस दिन 200 रुपए में मुझे जो सेलर है वो बेचेगा, सीधी सी बात ये। यदि 180 रुपए रही तो मुझे घाटा हो गया, और यदि 220 रुपए तो मुझे फायदा हो गया, क्योंकि उस दिन वो चीज 220 रुपए की थी और मुझे तो 200 रुपए में मिल रही है। तो ये होता है फ्यूचर। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपको ऑब्लिगेट करना ही पड़ेगा। ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। ऑप्शंस में ऐसा आता है कि ठीक है अपना एग्रीमेंट हो गया कि 2028 में मैं 200 रुपए में इसको बाई करूंगा, लेकिन मेरे पास निकलने का ऑप्शन होगा कि मैं, हो सकता है कि मान लो 180 रुपए रही तो मैं बाई नहीं करूंगा, तो फिर सेलर बोलेगा कि मैं मूर्ख हूं क्या, ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आऊंगा। तो ऑप्शंस के लिए एक प्रीमियम का होता है, प्रीमियम का ऑप्शन होता है कि ठीक है तू निकल जाना, मुझे नहीं मतलब, तू तो 20 रुपए प्रीमियम दे दे मुझे, कि तू खरीद मत खरीद, ये 20 रुपए तो तेरे लगेंगे ही लगेंगे। अब ये 220 रुपए में होती है, तू खरीदता है तो बढ़िया, तेरे 20 रुपए हो गया, 250 होती है तो तुझे 50 रुपए प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि उस दिन 200 रुपए थी उसकी प्राइस, और तो तुझे 200 रुपए पे करना पड़ा, और उस दिन उसकी प्राइस 250 रुपए थी, तुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। और 150 रह गया, तेरे 50 रुपए घाटा हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं है, तू प्रीमियम मुझे 20 रुपए दे दे। अब देखो होता क्या, 150 रुपए होगा तो मैं मूर्ख थोड़ा हूं कि इसको बाई करूंगा। 200 रुपए की बात हुई थी, 150 रुपए उसकी प्राइस, तो मैं बाई नहीं करूंगा यहां से, मैं तो मार्केट से आके बाई करूंगा।
तो मेरा प्रीमियम लॉस्ट हो जाएगा 20 रुपए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं निकल सकता हूँ भाई, कि नहीं यार 150 रुपए मार्केट में, मैं 200 रुपए कॉन्ट्रैक्ट होता, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का 20 रुपए आपको चार्ज लगेगा। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रखो नहीं रखो, ये 20 रुपए चार्ज आपके लग जाएगा। तो ये एक थोड़ा सेफ ऑप्शन है कि ठीक है ज्यादा ही गड़बड़ हुई तो मैं प्रीमियम पे करके निकल लूंगा यार, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपए का अंतर आ गया, प्रीमियम पे करने में 20 रुपए लग रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 50 रुपए घाटा नहीं खाऊंगा, मैं 20 रुपए घाटा करके चल जाऊंगा। ये अंतर होता है फ्यूचर और ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है? तो फ्यूचर के ऊपर यदि एसटीटी बात करें तो थोड़ी बढ़ा दी गई है, और इससे क्या हुआ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि संडे के दिन भी बीएसई एनएसई खुले। क्यों? क्योंकि बजट संडे के दिन पेश किया गया था, और इस ऐसी चीजों से चीजें इफेक्ट होती है। तो वास्तव में जो बीएसई और एनएसई पे जो कम्युनिटी एक्सचेंज है उन पे काफी क्रेश हुआ है, कुछ बिलियंस में जाता है वहां, तो पॉइंट परसेंटेज बढ़ाने पे वहां पे बिलियंस में क्रेश होता है। ठीक है, एसटीटी ऑन ऑप्शंस प्रीमियम एंड एक्साइज ऑफ ऑप्शंस टू बी रेज्ड, ये भी थोड़ा बढ़ा दिए। ऑप्शन प्रीमियम मतलब ये 20 रुपए पे भी टैक्स लगता है कुछ, ये तो ऑप्शन प्रीमियम हो गया। और एक्साइज ऑफ ऑप्शन मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, हाँ वो खरीदारी बेचैन कर रहे हैं 200 रुपए का, उस दिन निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो प्रीमियम पे लगेगा। और एक्साइज ऑफ ऑप्शन का मतलब है कि हाँ आप वास्तव में वो काम कर रहे हो, 2028 में वास्तव में 200 रुपए में वो गेहूं खरीद रहे हो। तो जब ये होता है तो इस पर बढ़ा दिया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कितना बढ़ा है क्या बढ़ा है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ओवरव्यू ओवरऑल बजट का था। आपको फिस्कल डेफिसिट याद रखना है, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट याद रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखना है, 12.2 लाख करोड़ है, कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी का है ये। ठीक है, कहां से पैसा आ रहा है कहां पैसा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्टर वाइज अपन बाद में डिक्लेयर करेंगे, ट्रेड्स इन्वेट्स वगैरह अपन ने कंसेप्चुअली देख ही लिए हैं। ठीक है, तो बस यही था मोटा मोटा, बाकी मिलते हैं इकोनॉमिक्स में अच्छे से, मार्च में मिलेंगे मोस्टली। अभी तो एथिक्स पढ़ानी है रिपामैक्स के स्टूडेंट्स को। ठीक है जी, तो बस रेस्पेक्ट करते रहो एक दूसरे की, जितना हो सके करो। ठीक है, और एक्सरसाइज करते रहो, अच्छा हेल्दी हेल्दी खाना खाते रहो, और फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के टच में रहो। कभी कभी चाय की थड़ी पे बैठ के गप्पे मार लेने चाहिए, एक दिन मर जाएंगे सब। ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है चीजों का, सब मरेंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, बुरा लगा तो डिसलाइक कर दो। आपके कोई भी डाउट्स हो बजट को लेके या किसी भी चीज को लेके तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोग करते नहीं हो तो कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। ठीक है, बाय बाय।